Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel and welcome to the third video of Elasticity of Supply. The video is going to be in Urdu language और आज हम कवर क्या करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है ये इलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और आज मैं आपको एग्जाम क्वेश्चंस करवाऊंगा स्टॉकेबिलिटी पे और अनयूज्ड कैपेसिटी पे। अपने लर्निंग आउटकम्स की जानिब चलते हैं। इस लेक्चर में आज मैं आपको करवाने वाला हूं इलास्टिक सप्लाई की डिटेल्ड डिस्कशन। इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, जिसमें यहां पर 2 लिखा हुआ था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको करवाई थी इलास्टिक सप्लाई, इनइलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के ग्राफ समझाए थे, उसकी एक्सप्लेनेशन समझाई थी। अगर आपको अभी ये बात समझ नहीं आई है तो पहले वहां जाएं, ये रहा आ रहा लिंक, इस लिंक पे जाएं, क्लिक करें, पहले वो वीडियो देखें, उसको समझें, फिर यहां आए, क्योंकि यहां पे इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं इलास्टिक सप्लाई की और इसके एग्जाम क्वेश्चंस करवाऊंगा। सीरीज को ब्रेक किया हुआ है शॉर्ट वीडियोस के अंदर। इलास्टिक सप्लाई डिटेल्स, इनइलास्टिक सप्लाई इन डिटेल्स करवाऊंगा, रीजंस ऑफ इलास्टिसिटी करवाऊंगा, इलास्टिसिटी के रीजंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं, उन पे कैसे इंपैक्ट आता है इलास्टिसिटी का, और इंपैक्ट ऑफ स्टोर्ड स्टॉक्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये दोनों, जिस लेवल के भी स्टूडेंट है ना आप, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। इंपैक्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। इलास्टिसिटी मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलास्टिसिटी डिपेंड करती है मेनली मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स पे। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे आप कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि प्राइस में चेंज की वजह से या किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज की वजह से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है सप्लाई का। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, प्राइस बढ़ती है, वो फौरन सप्लाई बढ़ा देते हैं। कुछ के अंदर प्राइस बहुत बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं बढ़ पाती। अब ये रीजंस, ये फैक्टर्स, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजों पे, जिसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली a supplier can manage to supply with the change in price। पहली चीज ये है कि जो सप्लायर है वो कितना जल्दी मैनेज कर लेता है किस चीज को, अपनी सप्लाई को प्राइस में चेंज के साथ साथ मैनेज कर रहा है। अभी मैंने ये बात नहीं की कि वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, वो मैनेज कितना क्विकली कर लेता है। दिस इज द क्वेश्चन। अगले पैराग्राफ में देखो, ये 3 चीजें समझने की बहुत जरूरी हैं। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव एंड लैंड इंटेंसिव। 3 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स लेबर इंटेंसिव होती हैं। नंबर 1, लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेबर इंटेंसिव कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? जो हाईली डिपेंड होती हैं लेबर पे। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव कौन होती है? जो मशीनरीज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती हैं। और तीसरी लैंड इंटेंसिव होती है, जैसे कि प्राइमरी गुड्स वगैरह। टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव भी होती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो है ना, वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव में ही आती हैं। अब सवाल यहां ये है, अब इसको रीड करो। सम प्रोडक्ट्स आर लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव एंड लैंड इंटेंसिव इन देयर प्रोडक्शन। इन पर डिपेंड करती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स लेबर इंटेंसिव होती हैं, लेबर पे डिपेंड करती हैं प्रोडक्शन में। कुछ कैपिटल पे, मशीनरी वगैरह पे डिपेंड करती हैं। कुछ लैंड पे डिपेंड करती हैं ड्यू टू देयर इंटेंसिटी। अब उनकी इंटेंसिटी की वजह से दे मेक एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू प्रोड्यूसर्स एबिलिटी टू क्विकली शिफ्ट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस। इनकी इंटेंसिटी की वजह से असल में इलास्टिसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। इलास्टिसिटी, मैंने क्या कहा? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी इंटेंसिटी की वजह से इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। अगर हैवीली डिपेंड इन चीजों के ऊपर है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी इलास्टिसिटी
कम होगी, प्राइस में चेंज की वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। अगली स्लाइड्स के अंदर ये बात मजीद क्लियर होगी, वीडियो को स्किप मत करना। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक दफा तुम लोगों को रिव्यू दे दूं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये ग्राफ पूरा एक्सप्लेन किया था, सारी चीजें बताई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी। इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूं। याद करो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए ये ग्राफ ऐसा होता है, इसका एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, इन इलास्टिक में वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? प्राइस का थोड़ा सा चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज लेके आ गया। अब मैं आपको लेके बढ़ रहा हूं एग्जाम क्वेश्चन की तरफ। देखो गौर से समझो, इस क्वेश्चन को रीड करो। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैव इलास्टिक सप्लाई एंड व्हाई डू दे हैव इलास्टिक सप्लाई? व्हाट एंड व्हाई, दो क्वेश्चंस हैं। देखो 3 कैटेगरीज मेंशन की हुई है यहां पे, लो स्किल्ड सर्विसेज, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड लो टेक, यानी टेक का मतलब है लो टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। उनकी मिसाल क्या है? जैसे कि कपड़े, क्लोथ्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बहुत सिंपल हो, मोबाइल वगैरह नहीं, बहुत सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, छोटे छोटे खिलौने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने होते हैं, तो घरों के अंदर इनकी छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज लगी हुई होती है। ये कैटेगरी, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि सर लो टेक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होती है। मैंने इनको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। इस बात को पकड़ के रखना, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। लो स्किल्ड सर्विसेज, कुछ स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। लो स्किल्ड सर्विसेज कौन सी होती है? जैसे हेयर ड्रेसर, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, आप बाल काट लेंगे। लॉन्ड्री की सर्विसेज हैं, लॉन्ड्री और हाउसकीपिंग वगैरह हैं, मेक सेंस, ये सारी लो स्किल्ड सर्विसेज हैं। समझ आ गई ये वाली कैटेगरी? गौर से समझो। What type of products have elastic supply and why do they have elastic supply? पहले तो ये प्रोडक्ट्स मेंशन करनी, गौर से देख लो। 3 कैटेगरीज, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, लो स्किल सर्विसेज हैं, सो। अब इस वाई का जवाब मैं अगली स्लाइड में दे रहा हूं, रीड करो। लिखा हुआ है कि द प्रोड्यूसर कैन इजिली हायर मोर वर्कर्स, अरेंज मोर रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ सच प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज हिज रेवेन्यू ड्यू टू द इंक्रीज प्राइसेस। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो 3 कैटेगरीज ऊपर मेंशन की हुई हैं, इन कैटेगरीज के अंदर अगर वो ऑपरेट कर रहा है, मिसाल के तौर पे बाल काटता है जी, डिमांड बढ़ गई मार्केट के अंदर, ईद का सीजन आ गया, आपने देखा है क्या हो रहा होता है, या हमारे यहाँ मेहंदी जैसे लगाई जा रही होती है और बाल कट रहे होते हैं ब्यूटी पार्लर्स में, ईद का सीजन आता है, बाहर टेंट लगाते हैं जी, वो अपने पार्लर के बाहर, घर के बाहर टेंट लगाती हैं। कुछ आंटियां मस्जिद बुला लेती हैं, वो बाल काटने लगती हैं, वो फेशियल करने लगती हैं, वो मेहंदी लगाने लगती हैं। डिमांड मार्केट में बढ़ी और प्राइस भी बढ़ जाती है, उसकी प्राइस मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है। वो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं उस इंक्रीज डिमांड की तरफ, उस इंक्रीज प्राइस की तरफ, क्योंकि लो स्किल्ड प्रोफेशन है, बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए उसमें। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बनी बनाई प्रोडक्ट्स की सप्लाई को इंक्रीज करना आसान है। आप मार्केट से मजीद खरीद के अपने दुकान पर रख देते हैं, प्राइस बढ़ गई, आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं और आप मार्केट में लाके बेचना शुरू कर देते हैं। लो टेक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैंने अभी आपको समझाया, इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करो। प्रोड्यूसर कैन इजिली हायर मोर वर्कर्स, मैंने आपको अभी मिसाल दी ईद की, आंटियों की, और ये मेहंदी लगाने पे, बाल काटने पे आसानी से वर्कर्स बढ़ाए जा सकते हैं इजीली। लॉन्ड्री की सर्विस के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए। कपड़े धोने हैं, आपको कपड़े धोने आने चाहिए, दैट्स इट। अब तो ऑटोमेटिक मशीनों में होता है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना होता है। इजीली आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। अरेंज मोर रॉ मटेरियल्स को आप क्विकली अरेंज कर लेते हैं। कैपिटल रिसोर्सेज टू मीट द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ सच प्रोडक्ट्स। लेकिन इस पैराग्राफ को रीड करो, रेड में क्या लिखा हुआ है? इन केस द डिमांड फॉल्स, द प्रोड्यूसर ऑफ द इलास्टिक गुड, producer of the elastic good can quickly lay off the workers। ईद चली गई, डिमांड खत्म हो गई, अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जाइए। क्लियर हुई बात? अब टेक द कैपिटल आउट ऑफ द प्रोडक्शन, ओके, डिमांड कम हो गई है, प्राइसेस गिर गई हैं, उसको अपनी सप्लाई कम करनी है, वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकता है मार्केट से इजीली, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई टेक रिलाइड प्रोडक्ट नहीं है। कैंसिल और डिले द ऑर्डर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, मेक सेंस, क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्ट थी, रॉ मटेरियल्स ऑर्डर किए हुए थे, उसने कहा यार कैंसिल कर दो, मार्केट में से डिमांड जा रही है, प्राइस नीचे आ रही है, सॉरी मैं सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता। बाय ऑल दीज वेज ही कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन डिमांड। क्लियर हो गई यहां तक बात? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मैंने आपसे डिटेल डिस्कशन की, अभी एक एग्जाम क्वेश्चन की, कई सारे और एग्जाम क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक? अगर नोट्स चाहिए थोड़ा इंतजार करो, वेबसाइट आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें ले लो, बार बार पीछे जाके देखो, वीडियो को स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आधे तीतर आधे बटेर मत बनना अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो। मूव करते हैं जनाब आगे।
ये क्या है? इनइलास्टिक डिमांड की डिस्कशन। यहां पे क्या हो रहा है, गौर से देखो, प्राइस का ज्यादा इंपैक्ट क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत थोड़ा सा इंपैक्ट डाल रहा है। पिछले वाले के अंदर जो सप्लाई कर्व था वो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा टिल्ट था, इसमें सप्लाई कर्व वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा मूव किया हुआ है। क्लियर हो गई? ज्यादा इसकी डिटेल डिस्कशन को समझना है, जो कि आपको समझना चाहिए, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो सेकंड वीडियो थी इलास्टिसिटी की, उसको जाके देख लेना गौर से। अच्छा जनाब, दो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों क्वेश्चंस को समझो। क्या लिखा हुआ है? व्हाई द सप्लाई ऑफ इनइलास्टिक प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स की सप्लाई इनइलास्टिक क्यों है? पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। Explain why some products have low price elasticity while others have high price elasticity. गौर से देखो दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आज समझाने वाला हूं। क्वेश्चन आंसर है बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू शिफ्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन और आउट। पहली चीज, एक्सप्लेन व्हाई सम प्रोडक्ट्स हैव लो इलास्टिसिटी, सम हैव हाई इलास्टिसिटी। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, अल्फाज के पीछे मत जाओ, वर्डिंग्स के पीछे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। दुनिया का कोई सा क्वेश्चन मेरे पास लाके रख दो, बिजनेस से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से, एचआर से, कहीं से भी, या इकोनॉमिक्स का, मैं उसको सॉल्व लॉजिकली करता हूं, वर्डिंग्स पे नहीं जाता। कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा। अच्छा, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू शिफ्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। रिस्पॉन्ड करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलास्टिक में क्या होता था, क्योंकि लो टेक गुड्स हैं, लो स्किल्स चाहिए, क्विकली आप रिस्पॉन्स कर देते हैं। लेकिन आप ओवर द नाइट डॉक्टर नहीं ला सकते, ओवर द नाइट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे प्राइस जितनी भी ऊपर चली जाए, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाने पड़ेंगे, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ये सब कुछ लगाना पड़ेगा। रातों रात जहाज नहीं बनाए जा सकते, इट टेक्स टाइम। हाई टेक गुड्स, टेस्ला जैसी गाड़ियां जो कि फुली इलेक्ट्रिक कार हैं, ऑटोमोबाइल्स जितनी भी आती हैं, ये सारी हाई टेक चीजें हैं। इनके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी रिक्वायर्ड है। इसलिए जो हाई टेक गुड्स हैं, इनकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। प्राइसेस तो बढ़ सकती हैं, डिमांड मार्केट में आ सकती है, प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है सप्लायर के लिए इनकी डिमांड को मीट कर लेना, क्योंकि ये हैवीली रिलायड हैं कैपिटल इंटेंसिविटी पे। ठीक है, ये कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स हैं, और जो इनके अंदर लेबर इंटेंसिटी है वो भी हाई स्किल्ड लेबर चाहिए। नॉर्मल स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, लो स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, हाई स्किल्ड लेबर चाहिए। तो इसलिए प्राइस में चेंज आने की वजह से इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव आइटम्स हैं, वो इतनी आसानी से प्राइस चेंजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो इनकी इलास्टिसिटी कम होती है, थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होती। मूव करते हैं जनाब, गौर से देखो, व्हाई द सप्लाई ऑफ इनइलास्टिक प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, ये क्वेश्चन है। सर्विसेज भी रख लो, प्रोडक्ट रख लो, सर्विसेज रख लो। इनइलास्टिक क्यों होती है? हाईली स्किल्ड सर्विसेज सच एज डॉक्टर्स, ओवर द नाइट डॉक्टर्स नहीं पैदा कर सकते आप। ये मूवी तो है नहीं कि मैट्रिक्स की तरह वो हेलीकॉप्टर में बैठेंगी, आंखें बंद करेंगी और वो कहेंगी कि जी मुझे बताओ कि ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाना है। वो कहता है ओके मैं सॉफ्टवेयर आप में, हो सकता है अगले 30-40 साल बाद कोई ऐसी चीज भी आ जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं है कि विद इन फ्यू सेकंड्स आप सब कुछ सीख लें। तो ओवर द नाइट आप डॉक्टर्स नहीं पैदा कर सकते। कोरोना आया हुआ है, डॉक्टर्स दुनिया में वही लिमिटेड है। ओवर द नाइट डॉक्टर्स नहीं बन गए, एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकता कोई ओवर द नाइट। कंसल्टेंट्स वगैरह हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं, ओवर द नाइट कंसल्टेंट्स पैदा नहीं किए जा सकते। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, ओवर द नाइट सालों लगते हैं जी इस एक्सपीरियंस तक पहुंचने में, सालों लगते हैं। दूसरी चीज क्या है, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स आर कंसीडर्ड एज इनइलास्टिक सप्लाई। मैं भी उनमें एक बहुत छोटा सा इंसान हूं जो कि इनइलास्टिक सप्लाई में आता है, क्योंकि ओवर द नाइट मेरे जैसे टीचर्स पैदा नहीं किए जा सकते, या यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स ओवर द नाइट पैदा नहीं होते। बड़े रगड़े खाने पड़ते हैं, बहुत एक्सपीरियंस के बाद जाके इंसान इस लेवल तक पहुंचता है कि वो एक ऐसा लेक्चर डिलीवर कर सके कि बैठे हुए, सामने बैठे हुए हर तरह के स्टूडेंट को बात क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो ओवर द नाइट ये नहीं होता, इसलिए ऐसे प्रोफेशंस की सप्लाई इनइलास्टिक होती है, क्योंकि इमीडिएट सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती। इन एडिशन, अब मजीद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन एडिशन, प्राइमरी कमोडिटीज, लैंड इंटेंसिव प्रोडक्शन सच एज
Rice, cotton, wheat, coal, oil, gas, minerals are also difficult to grow and increase their supply. ये बात क्लियर हुई? मिसाल के तौर पे मार्केट में डिमांड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ओवर द नाइट कोल नहीं पैदा किया जा सकता, ऑयल नहीं निकाला जा सकता, ओवर द नाइट गैस नहीं निकाली जा सकती। आपके पास चाहे आपके मुल्क में पाकिस्तान जैसे है मिसाल के तौर पे, आपके मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज के बड़े बड़े रिजर्व बैंक्स हैं, प्रॉब्लम क्या है? आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते, आपको एक अरबों रुपए की इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहां पे लाए जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ होने के बाद कहीं जाके ग्राफ बनेगा ये सब कुछ, तो इमीडिएटली तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल में जाके उसका जो सप्लाई कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता इनइलास्टिक से, यानी इस कंडीशन से उसका सप्लाई कर्व आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता। तो प्राइमरी गुड्स की सप्लाई वो भी आपकी इनइलास्टिक होती है, क्योंकि फौरन आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द टाइम कंजम्पशन। मैंने जैसे कि आपको अभी एक्सप्लेन किया, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रिंग न्यू प्लांट्स इनटू द प्रोडक्शन एंड मोर हैवी इंडस्ट्रियल गुड्स क्विकली टू मीट द डिमांड। मेक सेंस? ये बात आपको मैंने अभी बताई। Thus, such goods have inelastic supply, क्योंकि क्विकली इनमें से किसी भी चीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। हैवीली डिपेंडिंग ऑन लैंड, नहीं कर सकते आप कुछ भी। यहां तक बात क्लियर हो गई है ना? अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको मजीद क्रिटिकल एग्जाम क्वेश्चंस की जानिब। आ जाओ भैया। देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। अभी तक तो मैंने आपको यह समझाया कि जो फैक्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे इफेक्ट करते हैं वो क्या है कि जी लैंड, लेबर, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, उनकी यूटिलाइजेशन, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिपेंडेंसी वो कैसी है, वो किन पे है, वो लैंड पे है, वो लेबर पे है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। स्किल्स क्या आपको समझाया कि भाई अगर हाई स्किल रिक्वायर्ड है तो ऐसे में आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी, लो स्किल रिक्वायर्ड है सप्लाई इलास्टिक होगी। लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपके पास आता है। देखो दो अदर फैक्टर्स हैं, पहला स्टॉक स्टोर एबिलिटी, दूसरा अनयूज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब मैं ये चीजें आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, स्टूडेंट्स को अक्सर ये चीजें नहीं समझ आती, तो हम है ना आपको समझाएंगे ना डिटेल्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन तो वही है, स्टॉक स्टोर एबिलिटी। समझो इसे गौर से, स्टॉक वर्ड जो ये लिखा हुआ है ना स्टॉक्स, इसके ऊपर गौर करो। इसका मतलब क्या है, ये बात जहन में रखना है कि इस वर्ड जो यहां पे यूज हुआ ना स्टॉक्स, इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इसका मतलब है स्टॉक कीपिंग। ठीक है, ये जो हम गोदाम वगैरह के अंदर सामान रखते हैं ना, इसको हम स्टॉक कीपिंग कहते हैं। स्टॉक स्टोर एबिलिटी, इफ द फर्म हैज एन एबिलिटी टू स्टोर लार्ज इन्वेंट्रीज इन देयर वेयरहाउसेस, अगर किसी फर्म की इतनी एबिलिटी है कि वो लार्ज स्केल पे परचेजिंग करे और फिर उस इन्वेंट्री को सेफली अपने गोदाम में स्टोर कर दे, जहां प्राइस इंक्रीज हो वो इन्वेंट्री रिलीज कर दे, ऐसे में इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, उसकी सप्लाई इलास्टिक होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्वेश्चन ये है क्योंकि उसकी एबिलिटी है, उसने स्टॉक कर लिया चीजों को, वक्त का इंतजार किया, प्राइसेस हाई हुई, वो हाईली रिस्पॉन्ड कर सकता था क्योंकि उसके पास पीछे बैकअप में इतना सारा माल पड़ा हुआ है, उसने फट माल रिलीज किया, मार्केट के अंदर माल आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्राइसेस को क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकता है। वीडियो गेम्स वगैरह बड़े पैमाने पे स्टोर हो जाते हैं, बड़े पैमाने पे बना लिए जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती जाती है, आप देखें वो वीडियो गेम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये अफोर्ड कर सकती हैं कंपनियां इनको रखना और इनको डिमांड आने पे रिलीज कर देना। लो टेक मैन्युफैक्चर गुड्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, सॉफ्टवेयर वगैरह, विंडोज की सीडीज आज तक शॉर्ट नहीं हुए, हमारे यहाँ तो बहरहाल कॉपीराइटेड सीडीज बन जाती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह नॉर्मली अवेलेबल होते हैं क्योंकि इनको इजीली स्टोर किया जा सकता है। नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगली स्लाइड में मैं इससे रिलेटेड एक बात समझाने वाला हूं। नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज ऐसी कमोडिटीज को आप स्टोर कर लेते हैं, चावल वगैरह लोग स्टोर कर लेते हैं, हमारे यहाँ गंदम के गोदाम तो हर वक्त पकड़े जा रहे होते हैं, तो इस तरह चीनी भी स्टोर कर ली जाती है जी। बहरहाल तो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि इनकी सप्लाई को क्विकली इंक्रीज किया जा सकता है, रिस्पॉन्ड किया जा सकता है प्राइस में चेंज की वजह से। अब अगर इस पैराग्राफ को रीड करोगे तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा, अबव कैटेगरीज हैव एन एबिलिटी टू बी प्रोड्यूस
in the large scale quantities and they can be stored safely to meet the future demand. Stocks store ability. क्लियर हो गया? अगर फर्म्स की एबिलिटी है तो वो इजीली बढ़ती हुई डिमांड को मीट कर सकते हैं. प्राइसेस के बढ़ने पे सप्लायर मोटिवेट हो जाता है, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है क्योंकि उसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है माल. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं. अच्छा जनाब, स्टॉक एबिलिटी सेकंड केस क्या है? गौर से समझो. सेकंड केस ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो पेरिशेबल हैं. पेरिशेबल का मतलब क्या है? जिनको आप ज्यादा वक्त के लिए स्टोर नहीं कर सकते. ऐसी प्रोडक्ट्स की एबिलिटी कम होती है कि उनको आप स्टोर कर सकें. इस पैराग्राफ को रीड करो. पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, इन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो जाएंगी. ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा जगह भी हो स्टोर करने की, आप इनको स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा लंबे अरसे तक. इसी तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज एयरप्लेन, जहाज, शिप्स वगैरह, इनके इंजन, आप इनको स्टोर नहीं कर सकते. ये डिमांड पे ही बनाए जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी मुस्तकिल चेंज होती चली जा रही है. डे बाय डे चेंज होती है, डे बाय डे रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, तो आप किसी एक स्पेसिफिक मॉडल पे रिलाय नहीं कर सकते. द प्रोड्यूसर्स कैन हैव वेरी लिमिटेड स्टॉक्स टू मीट द डिमांड. पहली चीज, इसलिए ये क्या होंगी? ये इनइलास्टिक होंगी. सप्लाई इनकी फौरन बढ़ाई नहीं जा सकेगी. प्राइस तो बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी. इन दिस केस प्रोड्यूसर कैन नॉट बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू द फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड इन सम केसेस दे हैव टू एक्सेप्ट द लोअर प्राइसेस टू सेल द करंट आउटपुट. क्लियर हुआ? क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स के लिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको लोअर प्राइसेस को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है. कभी देखा है जब आप मार्केट जाते हैं, सब्जियों के मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, रात में जाते हैं, वो कहता है बाजी ले लो ले लो, 5 किलो बचा है, बस आखिरी माल है, ले लो. कितने दोगी? आप बोलते जी मेरे पास तो जी इतने रुपए. अच्छा ले जाओ ले जाओ. क्योंकि उसको पता है कि मैं सुबह तक ये केले नहीं रख सकता, सुबह तक मैं ये हरा धनिया पुदीना नहीं रख सकता, ये खराब हो जाएगा. तो उसको माल बेचना होता है. पेरिशेबल आइटम है, नहीं रख सकता, वो कम प्राइसेस के ऊपर भी निकाल देता है. कभी कभी आपने देखा हो गली मोहल्ले के अंदर तो पूरे ठेले का सौदा करके चले जाते हैं, शाम को आ रहे होते हैं, वो इसलिए बेच देते हैं क्योंकि पेरिशेबल आइटम है. यही वजह होती है क्योंकि उसको रख नहीं सकते, तो कभी कभी कम प्राइसेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. ऐसी प्रोडक्ट्स की सप्लाई इनइलास्टिक होती है. आगे बढ़ते हैं. आइए जी. अनयूज्ड कैपेसिटी, ये बड़े मजे की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन वही है, अभी मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. सेकंड वन क्या है? पहला मैंने स्टॉकेबिलिटी बताया था, दूसरा क्या है? अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन और अनयूज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी. पहले इसको समझने से पहले एक्सेस कैपेसिटी को समझो. एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? देखो ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली ये है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे. कैपेसिटी, इसको समझने से पहले एक्सेस कैपेसिटी को समझो. एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? द टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. एक्सेस कैपेसिटी की जो टर्म है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होती है. लेकिन होती क्या है? इट्स अ कंडीशन व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अ बिजनेस कैन पोटेंशियली supply to the market, not currently supply, he can potentially supply. Excess capacity का मतलब क्या होता है? आपकी एबिलिटी तो बहुत है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की, मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, फैक्ट्री भी बड़ी है, लेबर भी मौजूद है, सब कुछ है, मार्केट में डिमांड क्योंकि कम है, तो आप अभी अपनी कम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं. मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, इसलिए आपकी इस वक्त कैपेसिटी कम है. आप अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस वक्त कम किए हुए. एबिलिटी है आप में, अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. कैसे? गौर से देखो, देखो समझो, इसको लिंक करो कॉन्सेप्ट को. वो कहता है इमेजिन इफ द फर्म हैज एन एबिलिटी और द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 100,000 यूनिट्स. एक फर्म है जो 1 लाख यूनिट बना सकती है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड सिर्फ 50,000 की है और वो 50,000 ही प्रोड्यूस कर रही है. वो कितने कर सकती है? अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगा वो 50,000 यूनिट्स मजीद इंक्रीज कर सकती है बनाना. एबिलिटी है उसकी, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है. क्लियर हो रही है यहां तक बात? गौर से देखो, अगले मैं आगे क्या कह रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो. इन केस द डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 80,000,
क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी ऐसी कंडीशन में फर्म, क्योंकि उसकी एबिलिटी कितनी है 1 लाख यूनिट बनाने की। इस वक्त कितने बना रही है 50,000, मार्केट में डिमांड 80,000 की आ जाती है एंड द प्राइस आल्सो इंक्रीजेस, सो द सप्लायर विल बी मोटिवेटेड टू इंक्रीज द सप्लाई एंड कैन सप्लाई बिकॉज द सप्लायर डजंट हैव टू एम्प्लॉय मोर कैपिटल रिसोर्सेज। उसकी तो एबिलिटी ऑलरेडी थी, 1 लाख की एबिलिटी है, 80,000 पे डिमांड पहुंची है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो 50,000 यूनिट में मजीद 30,000 यूनिट और इंक्रीज करके मार्केट की डिमांड को मीट कर जाएगा। प्राइस इंक्रीज हुई है, सप्लायर मोटिवेटेड, उसने बोला सप्लाई को इंक्रीज करो, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी। ही विल सिंपली इंक्रीज द कैपेसिटी व्हिच वाज नॉट यूज्ड अर्लियर। वो सिंपली अपनी अनयूज कैपेसिटी को यूज करके सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। आप 8 सिलेंडर गाड़ी चलाना है रोड के ऊपर, आप 80 या 100 के ऊपर क्रूज कंट्रोल लगा के जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की एबिलिटी है वो आराम से 140 से 160 पे भाग सकती है। जहां आपको जब मौका मिलता है, आपका हाईवे आता है जहां पे अलाउ है कि जी आप 140 प्लस फॉर एग्जांपल पला सकते हैं, आपको वहां पे यकीन है कि आपका चालान नहीं होगा, आप सिंपली अपनी रेस बढ़ाते हैं और आपकी गाड़ी भागना शुरू हो जाती है। तो अनयूज जो उसकी कैपेसिटी थी आपने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। अभी भी आपकी वो 8 सिलेंडर गाड़ी 200 तक भी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं जनाब। बट इन केस अ फर्म इज ऑपरेटिंग नियर टू फुल कैपेसिटी, अगर कोई फर्म फुल कैपेसिटी के करीब ऑपरेट कर रही है, एबिलिटी है 1 लाख यूनिट्स बनाने की, 95,000 यूनिट्स इस वक्त वो मार्केट में दे रही है और एकदम डिमांड मार्केट के अंदर आ जाती है जनाब 1,20,000 यूनिट्स की, या प्राइसेस आसमान को छूना शुरू हो जाती हैं, फर्म की एबिलिटी नहीं है कि वो उस प्राइस को रिस्पॉन्ड कर सके, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के करीब ऑपरेट हो रही है। उस डिमांड को मीट करने के लिए, उस प्राइस को रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्हें अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। तो अगर फर्म फुल कैपेसिटी पे या उसके करीब ऑपरेट हो रही है, ऐसी सूरत हाल में इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगी, वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, उनका ग्राफ एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। प्राइस में वहां पे ज्यादा चेंज आ रहा होगा, मगर यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड बहुत थोड़ी सी बढ़ सकेगी, क्योंकि फर्म की इतनी एबिलिटी नहीं है, वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे यूज हो रही है। मिसाल वही गाड़ी की दोबारा रख लो, 180 पे आप जा रहे हो और आपके बराबर से एकदम से एक फरारी या बुगाटी ज़ूम करके निकलती है, आप देखते हो, आप कहते हो यार मजीद मैं बढ़ा नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा, मेरी 20 किलोमीटर में अपने फुल लेके चला भी जाऊं तो भी मैं उसको मीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत थोड़ी सी कैपेसिटी बाकी है स्पीड बढ़ाने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिंक द कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ एग्जांपल से समझो इकोनॉमिक्स को। मजे का टॉपिक है, खेल खेल के पढ़ाते हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया, इलास्टिक सप्लाई एंड इनइलास्टिक सप्लाई। ग्राफ्स मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे, उनको ग्राफ्स को कैसे एक्सप्लेन करना है ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैंने वीडियो के शुरू में भी दिया था, जाके देखें, पूरी सीरीज को देखें। मैंने आज आपके साथ क्रिटिकल एग्जाम क्वेश्चंस किए, स्टॉक एबिलिटी समझाया आपको कि उसकी वजह से सप्लाई कैसे इलास्टिक इनइलास्टिक होती है, अनयूज्ड कैपेसिटी समझाया कि उसकी वजह से सप्लाई कैसे इलास्टिक इनइलास्टिक होती है। एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं कि जो आज हमने अपने लेसन ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हमने पूरे कर लिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, यस आपको बिल्कुल समझ आया होगा। इनइलास्टिक सप्लाई भी डिटेल से पढ़ाया। रीजंस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने आपको समझाया। जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने आपको समझाई, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, लो स्किल प्रोडक्ट्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, हाई स्किल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये मैंने आपको सारा समझाया। इंपैक्ट ऑफ स्टोर्ड स्टॉक्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी मैंने समझाया कि अगर स्टॉक एबिलिटी है एक फर्म की तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आता है। और इंपैक्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, अगर कोई फर्म अपनी कैपेसिटी के करीब, फुल कैपेसिटी के करीब ऑपरेट कर रही है तो इलास्टिसिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, और फुल कैपेसिटी से नीचे ऑपरेट कर रही है, बहुत ज्यादा गैप है, तो वो हाईली रिस्पॉन्सिव होगी प्राइस की चेंज की वजह से। दिस वाज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, थर्ड लेक्चर इन विच आई प्रैक्टिस विद यू एग्जाम क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की सीरीज का ये तीसरा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और कैलकुलेशंस भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ये पूरी सीरीज आ रही है, एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, एनालिसिस होगा, इवैल्यूएशन होगा, देखिएगा जरूर, वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक मेरे चैनल को पहुंचा दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए।
वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।